जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि बात हो रही है नेशनल फार्मर्स डे की। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें किसानों की जो भूमिका रही है उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर उनकी भूमिका को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि 23 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 दिसंबर को हमारे भारत के 5वें नंबर के पीएम चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5वें नंबर के हमारे पीएम थे चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के 5वें पीएम रहे थे और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान हैं इस समय वे 3 से 4 डिग्री का जो हमारा टेम्परेचर है उसमें धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि सरकार के द्वारा जो अभी 3 कृषि कानून पास किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। तो देखते हैं कि क्या इसमें फैसला आता है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि किसानों का जो ये प्रदर्शन हो रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की जो हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो होगी उसके पहले वीडियो में हम लोग जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2020 में जो भी महिलाएं किसी कारणवश चर्चा में रही थी उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों वीडियो आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कल मैंने राष्ट्रीय नियुक्ति वाले वीडियो में आपको बताया ही था कि निरंजन हीरानंदनी जी एसोचैम के अध्यक्ष इसी साल बने थे और अब उनके स्थान पर विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कौन है विनीत अग्रवाल जी? तो ये ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी हैं और ये अब एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। स्थान किसका लिया? तो स्थान इन्होंने लिया है निरंजन हीरानंदनी जी का। एसोचैम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इस वर्ष इसने अपने स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। और अभी मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि इसके द्वारा अपने स्थापना सप्ताह को भी मनाया गया जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और उसी दौरान रतन टाटा जी को पुरस्कृत किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम लोग उदय शंकर जी की बात करते हैं तो ये फिक्की के नए चेयरमैन बन गए हैं। और यूबी प्रवीण राव की बात करते हैं तो ये नैस्कैम के नए अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पर अक्सर लोगों को हो जाता है कन्फ्यूजन, तो एक बार फिर से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। विनीत अग्रवाल बने हैं एसोचैम के। उदय शंकर की बात करते हैं तो ये आपके बने हैं फिक्की के। किसके? फिक्की के। और यूबी प्रवीण राव की बात करते हैं तो ये इसी वर्ष नैस्कॉम के अध्यक्ष बने थे। तो तीनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा जारी लेटेस्ट पुरुष हॉकी टीम रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर यहां पर रहा है बेल्जियम देश। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं की जो रैंकिंग है उसको अभी जारी किया गया। तो पुरुष टीम रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें बेल्जियम पहले पे रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा दूसरे और नीदरलैंड रहा है तीसरे स्थान पर।
अपने देश भारत के पुरुष टीम की बात करते हैं तो यह इसमें रहा है चौथे स्थान पर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, हमारे देश की टीम रही है चौथे स्थान पे। वहीं पर अगर हम लोग महिला रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें नीदरलैंड रहा है पहले स्थान पर, और हमारे देश की जो महिला टीम है वह रही है 9वें स्थान पर। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, पुरुष टीम है चौथे और महिला टीम रही है 9वें स्थान पर। बाकी अगर हम लोग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा, और हमारे देश के डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य के पहले तेल व गैस रिजर्व को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये जो तेल और गैस रिजर्व है ये अभी खोजा गया था पश्चिम बंगाल में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर आपको याद हो तो पिछले महीने ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ONGC के द्वारा, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना जिला है उसके अशोकनगर में कच्चे तेल और गैस के रिजर्व की खोज की गई थी, और अब यहाँ पर ONGC के द्वारा उत्पादन शुरू कर दिया गया है, और इसी को हमारे जो पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री हैं उनके द्वारा भारत देश को समर्पित किया गया है। तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे। बाकी ONGC की बात करते हैं तो भारत सरकार के अधीन यह एक महारत्न कंपनी है। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन MD और CEO हैं शशि शंकर जी। बाकी पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो राजधानी कोलकाता में है, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा कोलकाता में, मुख्य न्यायाधीश हैं TB राधाकृष्णन। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो कई सारे राष्ट्रीय पार्क मिल जाएंगे, जैसे कि बक्सा है, सिंगलीला है, जलदपारा, न्योरा घाटी, गोरुमारा और है सुंदरवन। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा तटीय निगरानी नेटवर्क के तहत किस देश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है? तो हमारे यहाँ पर कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क के अंतर्गत भारत के द्वारा हमारे 3 पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव में तटीय रडार स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा मैप को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो ये 3 देश हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि मॉरिशस है, सेशल्स है और श्रीलंका है, यहाँ पर भारत के द्वारा पहले से ही कोस्टल रडार स्टेशन को बनाया जा चुका है, यानी कि इनकी स्थापना की जा चुकी है। और अब भारत की ये योजना है कि जो हमारे 3 अन्य पड़ोसी देश हैं म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव, यहाँ पर भी हम कोस्टल रडार स्टेशन की स्थापना करेंगे। अब ये स्टेशन काम क्या करेगा? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारी जो तट रेखा है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और इसके अलावा हमारे कई सारे द्वीप भी हैं जिनकी भी तट रेखा काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसके पूरी तरीके से सर्विलांस के लिए, यानी कि इन तटों की निगरानी के लिए भारत सरकार के द्वारा ये तटीय रडार स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। तो वर्तमान में हमारे देश में इस प्रकार के कुछ 46 रडार स्टेशन हैं, और अगर हम इन स्टेशनों की बात करते हैं तो इनमें आपको रडार मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मिलेगा, डे नाइट कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल किया होता है जिससे पूरी तरीके से इन तटों की निगरानी की जा सके। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अब इसे म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव में भारत के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब मान लीजिए कोई दूसरे देश की कंपनी है जो कि हमारे देश में कार्य कर रही है, या फिर कोई अन्य देश की कंपनी हमारे देश में कार्य करना चाहती है, यानी कि व्यापार करना चाहती है, तो उनके लिए जो भी बैंकिंग सेवाएं होती हैं या फिर जो आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं उन सभी के लिए एक स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कि एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है इनफाइनाइट इंडिया के नाम से ICICI बैंक ने। यानी कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है तो बैंकिंग की जो सारी सुविधाएं हैं उसको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी, और ये लॉन्च करने वाला ICICI बैंक हमारे देश का पहला बैंक बना है, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। MD और CEO हैं संदीप बख्शी।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कितने डॉलर के ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि 500 मिलियन डॉलर के लिए ये समझौता हुआ है, यानी कि इतना ऋण लिया है भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ में। जो हमारे हाईवे होंगे उनको डेवलप किया जाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन वीमेन ने किस राज्य की सरकार के साथ मिलकर भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है केरल के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पहले तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2015 में नवंबर महीने में एक अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी कि इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उसी के आधार पर इस समझौते को यूनाइटेड नेशन वीमेन के द्वारा केरल सरकार के साथ किया गया है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे महिलाओं के लिए अधिकार होते हैं उन सभी अधिकारों से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की पॉलिसी को बनाया जा रहा है तो उसी के लिए महिलाओं से संबंधित डेटा को एकत्रित किया जाएगा, उन्हें एनालाइज किया जाएगा और किस प्रकार से उस डेटा का उपयोग किया जाना है, इसी के लिए यहाँ पर दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इसके बारे में आप याद रखेंगे। केरल राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। उच्च न्यायालय आपको कोच्चि में मिलेगा और मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो कई सारे राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे, जैसे कि सांत घाटी है, अरविकुलम है, पंबा दम सोला है, मथीकट्टन सोला है, अनाईमुदी सोला है और आपका है पेरियार। कुछ अन्य चीज़ें आपको केरल राज्य से संबंधित ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी के उषा, जिनका अभी निधन हो गया है। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला हमारे देश का पहला ये राज्य बन गया है। गैर संचारी बीमारियों के नियंत्रण और बचाव के लिए UNATF अवार्ड 2020 इससे मिला है। मकर बिलक्कू त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ड्रैगन फ्ली त्यौहार थुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया। पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा को यहाँ पर लॉन्च किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी खोला गया है। कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ओणम त्यौहार मनाया गया और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के जो हैं के शैलजा, इनको कोविड-19 की शीर्ष विचारक की सूची में रखा गया है प्रोस्पेक्ट्स मैगजीन के द्वारा। और आप ध्यान रखेंगे कि फल और सब्जियों के लिए MSP को फिक्स करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 135वें जयंती के अवसर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। कौन? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। 23 जनवरी 2021 को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, तो उस जयंती के लिए जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके अध्यक्ष होंगे अमित शाह जी। तो बस इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी जी ने। किसने? कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और इनके बारे में तो आपको जरूर पता होगा। बचपन बचाओ नाम के एक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी और इसी के लिए इन्हें वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो प्रत्येक वर्ष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो 17 से लेकर के 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है और
हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में आयोजन हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में सत्येंद्र गर्ग किस केंद्र शासित प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण किए? तो ये अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सिंपली आपको बस ध्यान रखना है कि सत्येंद्र गर्ग नए डीजीपी बन गए हैं अंडमान और निकोबार के। स्थान इन्होंने किसका लिया है? तो बालाजी श्रीवास्तव का इन्होंने स्थान लिया है। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगी। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं DK जोशी। और अंडमान और निकोबार का नाम अगर आपके दिमाग में आए तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो एकमात्र थिएटर कमांड है वह इसी की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आपको मिलेगा। अंडमान और निकोबार में भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध जेल भी है, तो उस जेल का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। और आप ध्यान रखेंगे कि अंडमान और निकोबार में ही आपको मिलेगा टेरेसा द्वीप, जहां पर अभी हमारी सेनाओं के द्वारा बुल स्ट्राइक नाम का एक सैन्य अभ्यास किया गया था। तो ये हमारे रहे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए कुछ अन्य प्रश्नों से के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो हमारे देश में एक्वा फार्मर्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो जल से संबंधित खेती करते हैं या जो जल में पाए जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको उपजाते हैं, तो उनके लिए भारत का जो पहला कॉल सेंटर है वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉन्च किया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखेंगे। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के वर्तमान में कप्तान हैं सुनील छेत्री। कौन? सुनील छेत्री। और ये फेरन कोरोमिनस के बाद में 50 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं ICL में। ICL यानी कि इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है, इसका इस समय आयोजन किया जा रहा है और उसी में ये 50 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ओप्पो, जो कि चीन की एक कंपनी है, इसके द्वारा भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब हैदराबाद में स्थापित की गई है। और थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है जिसका नाम है फिजी, और यहाँ पर अभी लासा नाम का एक चक्रवात आया है, तो ये भी आपको याद रखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो पुरुष श्रेणी में मोंडो ड्यूप्लांटिस, किसे? मोंडो ड्यूप्लांटिस, जो कि एक पोल वाल्टर हैं स्वीडन के, ये चुने गए हैं। और महिला श्रेणी में ट्रिपल जंप की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यूलीमर रोजास। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों को 2020 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।